हेलो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास आपकी आज जो पेडागोजी है 41 से 100 क्वेश्चन तक जो आपसे बोला गया था 60 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं पार्ट 3 के लेकर आए हैं और जो आपके MCQ CBT बेस्ड है। ठीक है, मॉक टेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है कि विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है। बताइए। विद्यार्थियों को दंडित करना, माता पिता को सूचित करना, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनके उपाय बताना या नज़रअंदाज करना। तो हमेशा ध्यान रखना इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना। कि बच्चों को दंडित करना ये कोई आपका प्रावधान नहीं कहता है। ठीक है, ये कभी आप ध्यान रखना वो नेगेटिव वर्ड होता है जहाँ दंडित करना आता है या नज़रअंदाज करना आता है या पेरेंट्स को आप सूचित करते हैं किसी भी कारणों से बच्चे के। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि बच्चों के व्यवहार को कारणों को जानना चाहिए कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर बच्चा क्या गलती कर रहा है और इस कारण क्यों वो दिक्कत में कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है ना। इसलिए हमेशा बच्चे के परेशानी को समझना चाहिए और उसको जानना चाहिए, फिर उसके लिए सुधार करना चाहिए, उसके लिए नई नई टेक्निक सोचनी चाहिए कि अब बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 42। कौन सा विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, भारत? बताइए। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय आएगा और ये हमारी माइक्रो टीचिंग की जो स्टैनफोर्ड में स्थित मतलब विद्यालय में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि अध्यापक को प्रशिक्षण में सुधार करना, अध्यापक जो प्रशिक्षण जो पढ़ाता है उसमें सुधार करने के लिए। कि भारत में यह प्रथम बार 1970 में आई थी। ठीक है, 1970 में आई थी ये विधि। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है माइक्रो टीचिंग विधि और आपके निपुण भारत और आपके परख NEP से जो रिलेटेड हैं वो सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार निपुण भारत भी पढ़ना, वैसे क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, उसे भी ध्यान रखना आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 43। CAI का पूर्ण रूप है। तो बताइए CAI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो CAI का पूर्ण रूप होगा हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या होगा? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा वाणिज्य या व्यापार उद्योग में जो प्रशासन में लागू होती है ना वो है। निर्देशन व आंकड़ों का एकत्रित करने के लिए जो शोध में बहुधा इसका प्रयोग किया जाता है। जो कॉमर्स कहते हैं ना इससे वाणिज्य, और जो हमारे व्यापार में जो जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं है ना, उस चीज़ में हमारा ये CAI का पूर्ण रूप जो CAI है ये यूज़ होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश देता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने, जीन जैकविस राउसे ने, जॉन डीवी ने या WII किलपैट्रिक ने? तो ये आपका जो ऑप्शन है इसमें 20 का आपका आंसर सही हो जाएगा, जीन जैकविस राउसे ने। और ये क्या क्या इसमें कुछ और भी हमारे वैज्ञानिक जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो जो हैं वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जो उनके प्रवर्तक थे। इस तरह से आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी रखनी चाहिए। ठीक है, रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आरंभ इसी पंक्ति में किया था और ये सारे समाज से संबंधित सदस्यों के बारे में भी कुछ हमें प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि ये मानव जन्म मुक्त से यानी कि मानव से जो जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी और वह जंजीर से है, तो किसने कहा? हमारा जीन जैकविस राउसे ने। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रिंसिपल के, शिक्षक के, प्रबंधक के या इनमें सभी के? बताइए। तो हमारी स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो हमारी आती है प्रिंसिपल के यानी कि प्रधानाचार्य के। ठीक है, कि वह अपने विद्यालय का व्यवस्थापन, संचालन, सहयोगी शिक्षकों का मित्र और दार्शनिक और निर्देशक जो भी छात्र हैं उनका वास्तविक संरक्षण है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी कि अध्यापक, क्योंकि स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वही तो सबकी जानकारी लेता है, वो शिक्षक को भी और प्रबंधक को भी सबको देख लेता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्कूल में किस काम को किस तरह से व्यवस्थित कराना है, बच्चे के लिए क्या, इन सब चीज़ के लिए टीचरों को कैसे गाइडेंस देनी है और कैसे आप
टीचरों के लिए और लाइब्रेरी के लिए सभी पूरे स्कूल में हर व्यवस्था को किस तरह से करवाना है, तो ये हमारे प्रिंसिपल की यानी हमारे प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी कि स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना, शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना। भाई स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य यही तो होना चाहिए कि जो स्टाफ होते हैं हमारे विद्यार्थी होते हैं उनको उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि है या नहीं है, उनके लिए सुरक्षित प्रावधान हर चीज़ का है या नहीं है। ठीक है, और शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना कि जो शिक्षण जो स्टडी करवा रहे हैं क्या वो बच्चे सही से समझ पा रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट है कि बच्चों को शोर ना हो और बच्चे आपस में झगड़े ना, और बच्चे अच्छे से हर चीज़ को अच्छे से समझ पाए जो भी उनको शिक्षा दी जा रही हो, है ना। ऐसा अनुशासन बनाना जिससे बच्चे हमारे सीख जाएं और बच्चों के लिए कोई दंडशील अपराध के लिए कोई दंड जैसी कोई असुविधा न प्रदान की गई हो, है ना, सुविधा प्रदान की गई हो बस। तो इसलिए हमारा इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। प्राथमिक स्तर पर टीचर टॉट अनुपात 1:39 था। यह है छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक, पांचवा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक, चौथा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक, या दूसरा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक। कि प्राथमिक स्तर पर टीचर टॉट जो था वो जो अनुपात था वो कौन सी एजुकेशनल के मुताबिक था, बताइए। तो ये आपका है छठे यानी कि ऑप्शन आपका है ए, छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑल इंडिया एजुकेशन है, जो हमारी ऑल इंडिया एजुकेशन है उसमें ये हमारा शुरू हुआ था। जो ऑल इंडिया एजुकेशन जो 1965 से शुरू हुई थी हमारी, 1973 में भी हुई थी, 1978 में, 86 और 1993 में, और 2002 में ये संपन्न हुए थे, जिसमें छात्र और शिक्षक के अनुपात को 2 सर्वे में बांटा गया था। कब कब कि 1993 में 1 और 40 के बीच में बांटे गए थे, और 2002 में 1 और 42 के रूप में बांटे गए थे, और जो हमारा इसमें 8वें में जो अब 8वां आया था उसमें घट के ये 1:32 रह गए थे। लेकिन एक छठा ही अनुपात ऐसा था जो छठा एजुकेशन सर्वे ऑफ ऑल इंडिया का था जिसमें 1 से 39 हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उनको सही चलने से रोकती है वह क्या कहलाती है? बग, एरर, बू वायरस, बताइए क्या कहलाती है वो। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बग। कि बग एक ऐसी क्षति है जो कंप्यूटर के त्रुटिपूर्ण कार्य का कारण है, यानी जो गलतियाँ मिस्टेक है उनका एक कारण है। कि बग कारण कंप्यूटर गलत या अप्रत्याशित उत्तर प्रदान देता है, यानी कि ये दोनों में ही गलतियाँ फाइंड करता है जो बग होता है। जो भी हमारी कंप्यूटर में क्षति जो हमारे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर को रोकती है चलने से, जो हैंग नहीं हो जाता, कभी कभी हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो उस समय ये बग ही है जिस कारण ये काम होता है कि वो हमारा हैंग हो जाता है कंप्यूटर, तो बग के कारण हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो एरर नहीं होता, ना वायरस होता है, ना ऑप्शन सी होता, हमारा क्या होता है ऑप्शन ए यानी कि बग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। व्यवहारिक जो व्यवहार से किया जाता है स्कूल में, भाषा प्रयोगशाला में, भाषा शिक्षण में, या भाषा सूचना में। देखिए प्रयोगशाला, भाषा शिक्षण या भाषा सूचना या स्कूल में, तो बताइए ये हमारा जो ऑप्शन है बताइए इसका क्या सही होगा। तो हमारा भाषा प्रयोगशाला में यानी जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है उसमें हमारा कैसा व्यवहार सिखाया जाता है, उसमें हमारा व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, जैसे कि भाषा प्रयोगशाला में कहते हैं ना कि उसमें हमें वो खुद स्वयं से करने की क्षमता को प्रदान करते हैं। ठीक है, जो 1960 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब, अब स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब क्या होता है? तो स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट का मतलब होता है आपका कि स्कूल में अनियमित आना, स्कूल में हमेशा के लिए छोड़ जाना स्कूल, वर्ग में से टूर्नामेंट खेलना, या इनमें से कोई नहीं। ड्रॉपिंग आउट यानी ड्रॉप हो गया,
यानी कि उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्कूल हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया, ड्रॉपिंग आउट कर दिया। इसका मतलब ये होता है, यानी कि किसी उससे बस उसने छोड़ दिया तो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया, यानी कि ड्रॉप आउट हो गया, यानी ड्रॉपिंग आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इनके कारण है अभ्यासक्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, अप्रभावी शिक्षक या उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों ही होंगे, क्योंकि अगर आपको पढ़ा जा रहे हैं और उसमें आपकी रुचि ना हो, आपका इंटरेस्ट ना हो, है ना, या शिक्षक की जो शिक्षण है वो निर्बल प्रकृति का हो, यानी कि वो करा रहे हैं और वो आपके अभी जिस चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं वो चीज़ आनी नहीं है, या अदर सब्जेक्ट है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं करता, या अप्रभावी शिक्षक है, यानी कि जो शिक्षक उसे करा रहा है उसके बाद उसे सही से समझ में नहीं आ रही, या उसके साथ भेदभाव कर रहा है, या फिर उसको दंडित कर रहा है और पढ़ाने में इच्छुक नहीं है। इस तरह से कोई भी कंडीशन होगी तो इस तरह से वो बच्चा स्कूल छोड़ देगा, यानी कि स्कूल में अनुपस्थित रहना शुरू कर देगा, छोड़ेगा नहीं, वो भाग भी सकता है और वो रुक भी जाएगा। ठीक है, अपने घर पे। क्वेश्चन नंबर 52। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है प्रबंध, संगठन, प्रशासन या निरीक्षण। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासन। क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे निर्णय लेते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र का निर्णय लेते हैं। ठीक है, कहते हैं ना हमारे प्रशासन है, प्रशासन पे वहाँ जाके हमें पता चले कुछ भी बात। तो जैसे क्या होता है ये कि एक संगठन क्या होता है, ये एक प्रबंध जो है व्यवस्था होती है एक किसी भी चीज़ की, जिस संगठन उसमें अलग अलग भाग होते हैं, परस्पर अपने आप समन्वय होते हैं उनके आपस में देखभाल के लिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, शैक्षणिक कार्य जो भी प्रशासन के थ्रू अभिप्राय जो होते हैं, नियोजन होते हैं, प्लानिंग होती है, जैसे अभी NEP 2020 आया है ना, परख है, निपुण है और जी FLN है, ये सब क्या है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के द्वारा लिए गए टॉपिक ही तो हैं, उन्होंने नियोजन ही तो करा उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके, छात्र के माता पिता को पूछकर। ठीक है, अब देखिए कि छात्रों की जांच करके, भाई छात्रों को पूछकर कोई क्षमता मापी जाएगी, कभी नहीं मापी जाएगी, या छात्रों के द्वारा किए गए विविध कार्यों के विश्लेषण करके, ये से भी नहीं होगी, ना माता पिता को पूछकर। तो आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि छात्रों की जो क्षमता कैपेसिटी वो हो जानी जाएगी छात्रों की जांच कर कर, उसका असेसमेंट लेकर। जैसे कि आप FASC होते हैं, है ना, स्कूल में FASC होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो आपका कंटिन्यूटी पर बेस लिया जाता है कि हर महीने, है ना, हर महीने या 2 मंथ बाद, ये जो होते हैं FA1 FA2 ये होते हैं हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमिटिव क्या होते हैं, जो साल में एक बार लिया जाए, या हाफ ईयरली या ईयरली लिया जाता है ना, ऐसे। 54 क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है, पाठ को याद करके, पाठ को समझाकर, विद्यार्थियों का स्व अध्ययन द्वारा, रुचिकर तरीके से शिक्षण देकर। अब वह विद्यार्थी को उपयुक्त ज्ञान देना है, भाई उपयुक्त ज्ञान जो होगा, क्या आपको पाठ को याद करके दिया जाएगा, या पाठ को समझाकर, या विद्यार्थी के स्व अध्ययन द्वारा दिया जाएगा, या रुचिकर तरीके से। तो विद्यार्थी जब खुद स्वयं अध्ययन करेगा तभी तो उसे उपयुक्त ज्ञान दे सकते हैं। भाई हम उसे पाठ को समझा भी दें लेकिन वो घर जाके भूल जाएगा, पाठ को याद भी करा दे तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन रुचिकर तरीके से शिक्षण देंगे तो भी उसे उतनी चीज़ वो समझ नहीं पाएगा, वो ज्ञान नहीं समझ पाएगा। ठीक है, जैसे परख है, NEP 2020 ने दी थी, लेकिन हम आपको समझाएं इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से एक बार पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको परख के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब सारी डिटेल में जानोगे तो उसका खुद अध्ययन करना स्टार्ट करोगे, जैसे ना सेल्फ डूइंग, करके सीखना। जब खुद करोगे आप, जैसे मैथ वाले स्टूडेंट को मैथ करा देते हैं, पर जब तक वो खुद नहीं करते जब तक वो नहीं कर पाते, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, और सेल्फ डूइंग ही बेटर होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 55, छात्र को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए, प्रश्न उत्तर देके, प्रयोग दिखाकर, छात्र द्वारा प्रयोग करवाकर, या रुचिकर तरीके से। अब बताइए कि अब हमारा छात्र है, ठीक है, अब उसने बोला कि विज्ञान विषय सिखाना है, क्या रुचिकर तरीकों से इंटरेस्ट है, ये रुचिकर तरीके से दिखा दिया वो हो जाएगा, या प्रयोग दिखा के हो जाएगा,
या प्रश्न उत्तर दे के ही हो जाएगा, नहीं। जब तक आप उसे करवाओगे नहीं तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ डूइंग या करके सिखाना ये एक हमेशा पॉजिटिव वर्ड है हमारा। अवसर दिए जाए वो भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन मारना बच्चे को या उसे दिखाना, बस दिखा के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, उससे हमेशा वो नेगेटिव है, वो उससे बचना चाहिए आपको। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर छात्र जो है विज्ञान विषय को अच्छे से सीख सकते हैं। जब तो आप देखते हैं कि 11th-12th में ज़्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली होते हैं, है ना, क्योंकि वो करवा के उस बच्चों को अच्छे से उसे सिखाते हैं। और मैडम भी कभी कभी कुछ मैथ सिखाती हैं तो पेपर फाड़ के उसमें बना बना के दिखाती हैं, है ना। और कहीं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके दिखाते हैं, उसे दिखा दिखा के, तो मतलब बच्चों को करवा के दिखाना, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन 55 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 56 देखिए, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। वर्गखंड की बात हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन को क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मॉक टेस्ट है, समझ लीजिए। उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत सीखा हुआ शिक्षण या उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्गखंड है, तो वर्गखंड में हमारे ये सारे ही आ जाएंगे। उचित पर्यावरण भी होगा और छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति भी होगी और पारंगत सीखा हुआ शिक्षक भी होना चाहिए। कि अगर शिक्षक बेहतर है, शिक्षक अच्छा एक्सपीरियंसड है, शिक्षक काफ़ी चीज़ अच्छे समझा रहा है, तो वो हमारे लिए बेटर होता है। जिज्ञासा वृत्ति छात्र है, अगर बच्चे में जिज्ञासा है, पढ़ने की लगन है, तो वो फिर भी कुछ भी कर लेगा, है ना। वो अच्छे से हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेगा। उचित पर्यावरण है, यानी एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल रहा है, यानी कि सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब जैसे सपोज करो आपका KVS का एग्ज़ाम है, अब आपके अंदर जिज्ञासा है, पढ़ने की लगन है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे। तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। उन्हें भाषा की शिक्षा देकर, उन्हें कहानियाँ सुनाकर, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा की शिक्षा देकर, या उन्हें संगीत सुनाकर। तो बताइए, बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा। कि खेल पद्धति से क्या काम चल जाएगा, कि बस खेल पद्धति भाषा की शिक्षा देकर ही काम चल जाएगा, नहीं। उन्हें संगीत सुनाकर ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भाषा की शिक्षा देकर नहीं, उन्हें कहानियाँ सुनाकर काफ़ी फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सी चीज़ें कहानियों से जल्दी समझते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कहानी, क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए हम बच्चों को अच्छी से अच्छी कहानियाँ उनके रोल मॉडल के थ्रू उन्हें दिखाकर, उन्हें समझाकर बता सकते हैं। उससे बच्चे दिमाग में रख लेते हैं। जैसे शेर और चूहे की कहानियाँ सुनाते हैं, है ना, जैसे लोमड़ी और सारस की कहानी सुनाते हैं, तो उससे बच्चे काफ़ी चीज़ सीखते हैं, है ना। उससे बच्चे काफ़ी चीज़ सीख लेते हैं और अपने आप को वो क्लैरिफिकेशन और जो कोई चीज़ है वो दिमाग में उनके सेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन संगीत सुनाकर या भाषा की शिक्षा देकर नहीं हो पाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए नेक्स्ट। यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए। शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को छात्र को सजा या दंड देनी चाहिए। अब आप देखिए, आप समझिए कि आप छात्र हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो क्या आपके लिए बेटर होगा इसमें ऑप्शन, क्या आप शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए कि वो हमें उत्तर दे दें तो यही हमारा सॉल्यूशन है? नहीं, शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। क्या शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए कि भाई अब तुम्हें नहीं आया, बेटा तुम बता दो, है ना, तुम्हें नहीं आया तो तुम बता दो, दूसरे बच्चों से पूछना चाहिए। या शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, जब उसे उत्तर आ ही नहीं रहा तो प्रोत्साहित करके क्या करोगे, जब भी उसे समझ में नहीं आ रहा, जब भी उसे नहीं आ रहा, जब आ नहीं रहा तो करेगा ही नहीं। शिक्षक को छात्र को सजा या दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा कि शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए कि जब अगर बच्चा दूसरा बता देता है तो जिस बच्चे को नहीं आता वो उसे समझ लेता है कि हाँ भाई इसे आता है, तो उससे वो जल्दी सीख लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सभी बच्चों में से, आप देखते हैं ना, जब सारे बच्चे होते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे साथ वाले बच्चे का भी वो दिमाग में चला जाता है, नॉलेज बढ़ती है उससे। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पूछना अच्छा होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव ये है पेडागोजी, और इस पेडागोजी में समझ के बेस क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ के बेस। ठीक है, तो अभी जो इसमें पेडागोजी, ये मत समझना कि बस ये 60 क्वेश्चन से काम चल जाएगा। आपकी जो पार्ट 4 है जिसमें मैथ और आपकी EVS, आपकी हिंदी और इंग्लिश है, उसमें भी 5-5 मार्क्स की जो है 5-5 मार्क्स की आपकी
पेडागोजी है, यानी कि 20 मार्क्स की उधर भी पेडागोजी है और 60 जो पार्ट 3 है उसमें, यानी कि 80 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है। तो अपना पेडागोजी पे ध्यान बहुत अच्छे से देना है आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों? छात्र प्रवास से खुश होते हैं। छात्रों के लिए अध्ययन एक बोझ नहीं मानना चाहिए। छात्रों को शीघ्र सीधे संपर्क संबंध से विभागीय ज्ञान मिलता है, या छात्र प्रवास से आनंदित होते हैं। बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो आपका 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को सीधे संपर्क संबंध से विभागीय ज्ञान मिलता है, ना कि छात्र को प्रवास कोई आनंदित होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ना ही छात्र प्रवास से खुश होते हैं, वो तो आप उसके प्रवास से उससे क्या होते हैं, सीधे संपर्क से ही उनको ज्ञान मिलता है। जैसे कि जीवन का जो भी ज्ञान है ना, निजी समुदाय जो हमारे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है हमारा ये जो हमारा जो शैक्षिक प्रवास होता है, इससे रिलेटेड है ना, कि छात्रों को शिक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए स्थानीय महत्वपूर्ण स्थानों पर या सामाजिक परिस्थितियों में, ठीक है। इससे जो छात्रों के ज्ञान में जो वृद्धि होती है ना, जो सामाजिक ज्ञान जीवन का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या निजी या प्राइवेट समझ लीजिए समुदाय होते हैं ना, या मूल्यांकन करने में जो सक्षम होते हैं, उन सब से सीधे ही उन्हें संपर्क करने से उन्हें ज़्यादा ज्ञान मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। अब इन दिनों छात्रों में शैक्षिक रुचि नहीं रही, क्योंकि वहाँ व्यवसाय में अधिक पैसे हैं, शिक्षण भी ज़्यादा महंगा है, वे शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते, वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कि वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है, इसलिए अब जो छात्र हैं उनको शैक्षिक रुचि नहीं रही, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि नमूने से, कि जैसे कि अलग अलग छात्र के समुदाय के छात्र आते हैं, ठीक है। अब उनको जिनकी आवश्यकता होती है उनके ध्यान में रखकर अगर पाठ्यक्रम ना हो, ठीक है, अगर उनके ध्यान में रखकर अलग अलग समुदाय से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और उनके ही जैसे कि सपोज करो अब आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हम आपको UP-TET और C-TET का कंटेंट प्रोवाइड करने लगे तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपका KVS का एग्ज़ाम है तो आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका उस समय टारगेट KVS है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे कभी भी जहाँ पे आपके मतलब की चीज़ ना हो, यानी कि आपको उस तरह का डाटा प्रोवाइड ना किया जा रहा हो, तो वहाँ से आपकी रुचि नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं, इसलिए कि अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए, या छात्रों को इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या छात्र आनंदित ले सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि भाई हम भ्रमण में ले जा रहे हैं छात्रों को घुमाने के लिए इधर उधर, ठीक है, तो वो इसलिए कि भाई अध्ययन बोझ हो रहा है, बोझ के ऊपर से नहीं, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट करने के लिए नहीं, या छात्र को आनंद लेने के लिए, ऐसा भी नहीं है, छात्रों को इससे ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए हम उनको छात्रों के लिए जो स्कूल की जो प्लानिंग करते हैं कि बच्चे कहीं यहाँ टूर पे जाएं, दिल्ली में इस टूर पे जाएं, तो वहाँ पे सिर्फ इसलिए ले जाते हैं ताकि बच्चे उससे कुछ ज्ञान सीखें। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए, शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए, शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और इन्हें याद रखने के लिए कहना चाहिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दूसरी बार आया है, क्वेश्चन घुमा के दिया है, पर हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव बातें जो होती हैं उसमें से कट कर देना, और जो पॉजिटिव आंसर आपका आ जाता है तो इसमें शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए। नहीं, अगर शिक्षक उत्तर देगा तो बच्चे के माइंड पे कैसे असर होगा, बच्चे को थोड़ा और अपने दिमाग को यूज़ कर लेने देना चाहिए, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। और आपका जैसे कि माना सी में क्या लिखा है कि शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए, जब उसे पहले नहीं आता बार बार पूछ कर करेगा क्या, जब भी उसे समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, है ना। शिक्षक को उत्तर देना चाहिए, अगर शिक्षक को उत्तर ही देना है तो फिर उससे फ़ायदा क्या, उसे कुछ सीखने के लिए क्या मिला। शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, यानी कि घुमा धुमा के कुछ इस तरह से पूछना चाहिए जिससे वो बच्चा उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, है ना। तब वो सोचेगा कि शायद इसका मुझे पता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपसे पूछ लिया कि NEP 2020 में
जो अभी परख चली है ना, परख है क्या, तो उसको थोड़ा बहुत परख के आसपास की कुछ बात बता दो, फिर उससे क्वेश्चन पूछो, क्या पता वो उसे जानता हो और वो बता दे, तो उससे क्या, उसे आसपास के क्वेश्चन भी याद आ जाएंगे। और फिर उसे दूसरे बच्चों से पूछो, अगर नहीं समझ में आए तब जाके वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि ये पेडागोजी है, समझ के बेस पर है। ठीक है, उसमें नेगेटिव वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दो, हटा दो साइड में से, फिर पॉजिटिव वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए? एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए, शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताने चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता देना चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर दे देने चाहिए। देखिए बताइए कि भाई शिक्षक को पाठ पढ़ाने के लिए क्या छात्र से ही पाठ तैयार करवा लेना चाहिए? अगर छात्र पाठ तैयार करेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे तो वो तो काम शिक्षक का है ना, टीचर का है। बच्चे ही पाठ प्लानिंग कर रहे हैं लेसन की। शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताने चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को, नहीं कठिन शब्दों को ही बता देगा तो उससे कैसे पता चलेगा? शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, नहीं। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा 63 का, कि शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताने चाहिए। जैसे अभी जब कोई स्टोरी शुरू करते हैं तो मैडम पहले उसकी पूरी मुद्दे, नई नई बातें बताती हैं, तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो जाता है कि इस कहानी में ये हुआ था, इस कहानी में ये हुआ था। अब क्या है, मैडम उस कहानी को फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करती हैं, उससे क्या बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है कि चूहे और शेर की कहानी है, और इसमें चूहा जो है ना वो शेर से बच के चला जाता है, इस तरह से कि वो नहीं, शेर जो है वो जाल में बंद हो जाता है, उसे शिकारी बंद कर लेते हैं और चूहा उसे उसके जो पिंजरे को काट देता है, और फिर वो अपने आप को उस चूहे के थ्रू उसे छुड़ा लेता है लॉयन को, है ना। चूहे दांत उसके मजबूत होते हैं तो वो उसे काट काट के उसे बचा लेता है शेर को। तो इस तरह थोड़ा बहुत बता दिया। अब मैडम उसे एक्सप्लेन करेंगी धीरे धीरे, तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। ये इंग्लिश में पाठ भी होता है, तो बच्चे को धीरे धीरे हिंदी बताओ, फिर उसे कोरिलेट करके उसकी इंग्लिश समझाओ, है ना। तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आप एक शिक्षक हैं और आपका स्थानांतरण एक गांव की संस्था में से एक शहर में हुआ है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र हुआ है आपका, है ना। आपको कुछ समय शहर में रहना होगा और बाद में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको पढ़ाने में नए आयामों जैसे कि इंटरनेट आदि की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको अन्य शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अन्य शिक्षकों से बात करोगे आप और जब उसे आधुनिक ढंग से पढ़ाओगे, है ना, तो ये गलत है। डी तो इसका गलत है। और शहर के लिए मतलब वहाँ शहर में पढ़ाने के लिए आपको बाद में पहले कहीं पढ़ाएंगे फिर कहीं जाना होगा, ऐसा भी गलत है। ये ऑप्शन ए भी आपका गलत है। आपको पढ़ाने में नए आयामों जैसे इंटरनेट के आदि की सहायता लेनी पड़ेगी, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत है। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जैसे पढ़ा रहे थे आप वैसे ही वहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आपका स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो जिसने भेजा है आपको उसने कुछ देखा ही होगा कि आप वहाँ पे उसे पढ़ा सकते हैं, और आप वहाँ के तौर तरीक़ों में मतलब अपने आप को समायोजित कर लेंगे। इसीलिए आप लोगों का वहाँ पे चुना हुआ है कि हाँ ये शिक्षक वहाँ जाके पढ़ा देगा। तो आपका आंसर इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि जो पेडागोजी है वो एक समझ के आधार पर है। क्वेश्चन में ऑप्शन आपको काफ़ी सारे सही लगेंगे, लेकिन आपको ये सबसे अच्छा और सबसे बेटर आंसर देखना होगा कि जो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो जो आपका बेटर आंसर होगा सिर्फ वही चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, छात्र को सुनहरे भविष्य के लिए करना चाहिए विद्यालय में अधिक और अधिक पढ़ना चाहिए, केवल उन्हीं प्रश्नों को याद रखने चाहिए जो परीक्षा में पूछने की संभावना हो, विद्यालय में शिक्षक के साथ और घर पर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए, अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए छात्र को सुनहरे भविष्य के लिए अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। इस तरह से सही है क्वेश्चन ये, या केवल उन्हीं, देखिए केवल आ गया तो ये तो केवल आपका जहाँ भी है नेगेटिव होता है, लेकिन बहुत सी ऑप्शन में कहीं नेगेटिव पूछ लिया था तो वहाँ पे पॉजिटिव के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी, विद्यालय में शिक्षक के साथ घर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यालय में अधिक और अधिक पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपका
इंटरेस्ट मैथ में है, ईवीएस में है, या साइंस में है, या हिंदी में है, तो आप उसको मतलब ये मत सोचो कि आपको बेकार, अगर ये है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी रुचि है वो आपका प्रेरक शक्ति है एक, और किसी भी वस्तु या व्यक्ति को समझ लो जो ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकती है वो रुचि ही है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसे नहीं कर पाओगे। इसलिए रुचि आपका प्लस पॉइंट है, शौक आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप शौक रखते हैं कुछ बड़ा करने का, रुचि रखते हैं कुछ अच्छा करने की, सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ने की, तो आप ज़रूर कर पाते हैं और ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके 65 क्वेश्चन, और हम सोच रहे हैं कि अभी 65 ही करा दीजिए, बाद में आपके जो बचे हुए हैं 100 तक वो करा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।